अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुल्क के हालात किस दिशा में जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये कह नहीं सकते। अगर कल ही का मामला लिया जाए तो वजीर रियासत के ईश्वरप्पा ने बहुत ही तशवीशनाक बयान देते हुए कहा कि हम भगवा परचम लाल किले पर भी लहराएंगे। क्या सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर हिजाब को लेकर जिस तरह से एक स्पेशल बेंच की तरफ इसको मंसूब किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, जबकि हिजाब एक छोटा सा सब्जेक्ट था, एक छोटा सा मौजू था जिसे किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आज खास इन्हीं हालात हाज़रा पर तस्करा करने के लिए आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जनाब इरशाद देसाई साहब, जो समाजी खिदमतगार है, सोशल एक्टिविस्ट है। कई सारे मामलों में वो पेश रहते हैं। कई सारे नौजवानों को जेलों से बाहर निकालने के मामले में भी वो रहे हैं। वो बेंगलोर में ज़्यादातर सरगर्मियाँ, लेकिन लिहाजा घूम फिर कर जहाँ कहीं भी कुछ वारदात होती है तो उस जगह पर जाकर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। ख़ासकर कानूनी एतबार से ज़्यादातर वो तवज्जो देते रहते हैं। लिहाजा सबसे पहले सर आपका खैर मकदम हमारे चैनल पर। यही जो कई सारे बातें अभी कही कि हमने हालात बदलते जा रहे हैं। अभी कल ही जो है ईश्वरप्पा ने कहा कि भगवा परचम लहराएं। क्या चाहते क्या है ये लोग? मान लो कि अगर हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं तो उससे हासिल क्या होगा? 80% अगर हिंदुओं को ही यहाँ पर तकलीफ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये तमाम चीज़ें देने में भी वो यानी कि काबिल नहीं है। और फिर हिजाब का मामला इस तरह से गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ देश को मुलतवी किया जा रहा है, वहाँ उस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। अब इसका हल क्या है, आप इसको बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुल्क भारत आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भी यहाँ जो शरपसंद अनासिर पाए जाते हैं, उनकी ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह मुल्क को तोड़ा जाए, मुल्क के वक़ार को दुनिया में मजरू किया जाए और मुल्क में बसने वाले जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं उनके अंदर इंतशार पैदा किया जाए। और वो अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जो कम्युनिटीज़ बसते हैं, उसका 90% आबादी जो है वो अमन पसंद है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये लोगों के अंदर जो है इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बात ये सामने आती है कि हर कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, मैं खुले अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ कि वो कम्युनिटी से ज़्यादा अपनी पार्टी के वफ़ादार और पार्टी के मफाद में जो है वो काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी की बक़ा के लिए, कम्युनिटी की तरक्की के लिए जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहे। इसका फ़ायदा जो है ये जो फ़िरका परस्त ताकत है, जिसे हम बीजेपी कहते हैं और आरएसएस है, बजरंग दल है, ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। वो नए नए इश्यूज़ उठाकर कभी बाबरी मस्जिद का इशू उठाया, कभी और एक मस्जिद का इशू उठाया, कभी पर्सनल लॉ का जो है इशू बनाया, कभी क्रिश्चियनों पे हमला किया, कभी दलित पर हमला किया। और मुसलमान तो उनके जो है खुलेआम दुश्मन है ही। तो अब चूँकि मुल्क के अंदर 5 रियासतों में जो है इलेक्शन होने जा रहा है, तो हालात को ख़राब करने के लिए, हालात में गड़बड़ पैदा करने के लिए उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो है एक इशू जो है पैदा किया है। और ये इशू जैसा कि आपके सामने है हिजाब का, ये कोई बड़ा इशू नहीं है और इसको जो है कम्युनिटी वाइज जो है लेने का जो है कोई मसला ही नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है। ये
दस्तूरी हक़ है। दस्तूर में जो है बाकायदा तौर पर जो है बताया गया है कि हर कम्युनिटी को अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ जो है रहने का और उस पर अमल करने का जो है हक़ दिया गया है। तो ज़ाहिर है कि उसी रुख पर जो है कम्युनिटी को भी लेना चाहिए था और फिर जो है हुकूमत को भी लेना चाहिए था और उसी रुख पर जो है अदलिया को भी लेना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हिजाब के मामले को स्पेशल बेंच की तरफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या थी? क्या वाकई यानी कि पूरी ये हुकूमत के साथ साथ क्या अदलिया भी इसमें शामिल है? एक सवाल आ जाता है, क्योंकि जब आर्टिकल 25 से 28 सभी जानते हैं और ये कोई अब से हिजाब शुरू नहीं हुआ, एक ज़माने से लोग पहनते हैं और अपने अपने मज़हब के हिसाब से वहाँ पर उन्हें आने की, जैसा अभी हमने बात भी की थी कि नन जो है पूरा सर ढांकती है, फिर बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, हिंदू कल्चर में आता है, कोई तिलक लगा के आता है। तो ये तमाम चीज़ें जब बरसों से चलती आ रही हैं, अचानक इनको हिजाब कहाँ से याद आ गया? वही जब हुकूमत को पहले जो है इस मामले को जो है हल करना चाहिए था, पुलिस बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन लेना चाहिए था। जब ये काम नहीं हुआ तो इस मामले को लेकर जो है अदलिया पहुंचा गया। तो अदलिया को भी जो है चाहिए था कि ये जो है कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और वो ख़ुद भी जो है जानते हैं कि हिजाब का मसला जो है कोई बड़ा मसला नहीं है, बल्कि हर कम्युनिटी में जो कल्चर पाया जाता है, जो तहज़ीब पाई जाती है, जो उनके जो है अपने रस्म व रिवाज हैं, उसी टाइप का जो है इस्लाम के अंदर भी हिजाब जो है पाया जाता है। और आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर पंजाब में जो है वहाँ के लोग जो है पगड़ी बांधते हैं, कड़पान रखते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राजस्थान में जो है घूंघट डाला जाता है, बिंदिया लगाई जाती है, इस पर भी कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है और कोई ऑब्जेक्शन करने के काबिल भी नहीं है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ कल्चर चलता है। तो अब इसको जो है जानते हुए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ पहचानते हुए भी जो है हमारे जज साहब ने जो है इसको बेंच की तरफ रुजू किया है, ये एक अफसोसनाक बात है। क्या इसको सियासी पस मंज़र में तवील किया जा रहा है? क्या इसका सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? क्या है? बिल्कुल। अब देखिए, हमारे पास पुलिस फोर्स है, मिलिट्री है, हालात को अगर ये काबू में नहीं रख सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ? जैसे ही ये मसला जो है अदलिया गया तो हुकूमत ने जो है स्कूल और कॉलेजेस को जो है छुट्टी डिक्लेयर की। इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि पुलिस जहाँ जहाँ ये गड़बड़ हो रही थी पुलिस अपने तौर पर जो है कंट्रोल कर सकती थी और अदलिया भी जो है इसको 1 या 2 दिन में जो है मामले को निपटा सकती। ये नौजवानों का, कॉलेज के तलबाओं का, जहाँ इल्म का गहवारा कहा जाता है, ज्ञान का मंदिर कहते हैं, ऐसी जगह पर ये भगवा गमछा डालकर जो पथराव करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए हमने देखा, ये किस दिशा में ये मुल्क जाना चाहता है? देखिए, अगर आप इसका जायज़ा लेंगे तो आपके सामने बात आएगी कि उसमें 90% जो नौजवान थे वो जो है बाहर के गुंडे थे, वो कॉलेज के जो है तलबा नहीं हैं। तो कॉलेज के तलबा में जो है यक्के दुक्के जो है जो उस तरह की ज़हनियत रखते हैं वो उन्होंने जो है हिस्सा लिया है। तो इसका हमें बाकायदा जो है जायज़ा लेना चाहिए। फिर बाकायदा तौर पर जो है वीडियो में दिखाया जा रहा है तो हमारी पुलिस जो है खामोश है, हमारी हुकूमत जो है खामोश है। अगर उसी वक्त जो है एक्शन लिया जाता तो इस तरह के हरकत जो है नहीं हो सकते थे। फिर अदलिया भी जो है इसका फ़ैसला सुना देती, हाँ, दस्तूरी हक़ समझकर जो है फ़ैसला सुना देती तो फिर जो है ये मामला जो है वहीं का जो है खामोश हो जाता। तो इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पुलिस की कमज़ोरी है वहीं हुकूमत की कमज़ोरी है, और जहाँ हुकूमत की कमज़ोरी है सियासी दबाव में जो है अदलिया की कमज़ोरी है। तो अदलिया को जो है इंडिपेंडेंट रहकर आज़ादाना तौर पर हालात का जायज़ा लेते हुए, केस के रुख को देखते हुए जो है उन्हें इंसाफ के डगर पर जो है चलना चाहिए और इंसाफ देना चाहिए।
लेकिन वो मामला यहाँ नहीं हो रहा है। इसको पेचीदा बनाकर जो है फिर उसको आगे पॉलिटिकल रुख देकर जो है आगे बढ़ाना चाहती है। नहीं, अभी ईश्वरप्पा ने जैसे कहा कि हम लाल किले पर भगवा परचम, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी मनसूबाबंदी हो चुकी है, क्या है ये? देखिए, उनका तो आरएसएस और दीगर तंजीमों का, फ़िरका परस्त तंजीमों का यह एजेंडा है, लेकिन पार्टियां भी खामोश है इस पर। आप सेकुलर पार्टी किसको कहते हैं? किसको कहेंगे आप? जबकि 70 साल जो है कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत की है, उसके पीरियड में भी जो है हालात जो है कशीदा होते रहे। बाबरी मस्जिद का मसला पैदा हुआ उन्हीं के जो है दौर में, और दीगर फसादात, बड़े बड़े फसादात, हाँ, मीरठ का फसाद और गुजरात का फसाद और दीगर फसादात जो है उन्हीं के जो है दौरे हुकूमत में हुआ। तो आप किस पार्टी को जो है सेकुलर पार्टी कहेंगे? उससे बढ़कर अफसोसनाक पहलू यह है कि अदालत ने कहा कि किसने बाबरी मस्जिद शहीद की मालूम ही नहीं। सारी दुनिया जानती है कि किसने जो है शहीद की और क्या हुआ। हाँ, और अफसोसनाक पहलू ये है कि सारी दुनिया की खबरें जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आती हैं, मिलती हैं, सुनी जाती हैं, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा बाबरी मस्जिद जो है शहीद हो गई। तो ये इससे बढ़कर अफसोसनाक पहलू एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या हो सकता है? ईश्वरप्पा ने जो बात कही है, देखिए, उनको जो है हालात बिगाड़ने का जो है मंसूबा है उनका, तो जाहिर है कि वो उसी तरह के जो है बयानात देंगे, लेकिन ये खोखले बयानात हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उनके पास हिंदू राष्ट्र का एक एजेंडा होना चाहिए, वो एजेंडा नहीं है। इस तरह की गड़बड़ मचाकर जो है ने खौफ व हरास का जो है माहौल पैदा करके वो अपनी इजादादारी जो है चलाना चाहते हैं। इसका दूसरा पहलू जो हमारे डिस्कशन का ये है कि आप मुसलमानों की तरफ आते हैं कि मुसलमानों में जिस तरह से बेहिसी है, दीनी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो, उम्मत का बड़ा तबका, बेदीनी बेजारी, ये तमाम तर चीज़ें, आप इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारी मिल्लत के अंदर कोई खैरख्वाह लीडर पैदा नहीं हुआ, और खिदमत को लेकर कम्युनिटी के लिए तरक्की की राहें पैदा करने वाला कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। यक्के दुक्के थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद जितने भी सियासी लीडर पैदा हुए हैं सब अपने अपने मफादात की खातिर काम कर रहे हैं, आज तक भी। जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मौके दिया, किसी को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया राज्यसभा का, कोई बड़े बड़े ओहदों पर कायम रहा, कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स बने, लेकिन किसी ने जो है मुसलमानों के मसाइल पर दिलचस्पी नहीं ली, चाहे वो दीनी मसला हो या सियासी मसला हो या सोशल मसला हो। आप दे सकते हैं कि 2005, 2008, 2012 और उससे पहले भी मुसलमानों के बासलाहियत नौजवानों पर हमले हुए, उनको जेलों में डाला गया, लेकिन हमारे सियासी लीडर जो है टस से मस नहीं हुए। किसी ने इस बात पर कोशिश तो दूर की बात, कोई एक हल्का सा बयान भी नहीं दिया। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? ये एक तरफ लीडरों का मामला है, हमारी ख़ुद मिल्लत का मामला ये है, कम्युनिटी का मामला ये है कि कम्युनिटी इतनी बेहिस हो गई है कि उन्हें जो है चौराहे पे लाकर अगर मारा जाए भी तो जो है वो खामोशी से जो है उस जुल्म को सहने के लिए, मारों को सहने के लिए जो है तैयार है। उसकी वजह जो है मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमारे सियासी लीडर जो है बदख्वाह हैं, वहीं जो है हमारे मजहबी रहनुमा भी जो है कोई बाहिम्मत नहीं है। और आज तक भी रिवायती अंदाज में हमारे मसाजिद के अंदर जो है खुतबे चलते हैं, कोई हालात हाजरा पर तबसरा नहीं होता, कोई बातें नहीं होती,
मुसलमानों के अंदर, खुसूसन नौजवानों के अंदर, ख़वातीन के अंदर हिम्मत पैदा करने की बात नहीं होती और आपसी जो है नफ़रतों को दूर करने की बात नहीं होती और मजहबी रहनुमा जो है बस वो मुहर्रम, कभी मुहर्रम है, कभी रमज़ान है, कभी शव्वाल है, इस तरह की बातें लेकर जो है मुसलमानों के दिलों को बहलाने की कोशिश कर। आज मुसलमानों को ये तक नहीं मालूम कि जो है गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, कितनी वक्त की नमाज जो है फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ नमाज में क्या होता है, सुन्नतों में क्या होता है, लेकिन हमारे उलमा को इसकी फ़िक्र नहीं है। और फिर मुसलमानों का ज़्यादातर जो है पैसा, उनकी रकम जो है, चाहे वो ज़कात की रकम हो या इन्फ़ाक़ की रकम हो, हमारे मिल्लत के कामों में और मिल्लत की तरक्की के लिए ख़र्च नहीं हो रहा है। ज़्यादातर पैसा जो है मदरसों के नाम पर जाता है और ख़ुसूसी तौर पर ज़कात का पैसा। अगर ज़कात को सेंट्रलाइज़ किया जाए, पूरे मुल्क की सतह पर न सही, पूरी रियासत की सतह पर न सही, अपने अपने मसाजिद की सतह पर एक टारगेट बनाकर, एक प्लान बनाकर अगर हम जो है उसको ज़कात को जो है इस्तेमाल करेंगे तो कई बेरोज़गार नौजवान हमारे जो है रोज़ी पे लगेंगे। कितने माज़ूरों को जो है उनकी रोज़ी मिलेगी, कितनी बेवाओं का सहारा बनेंगे, कितने जो है मजबूरों का सहारा बनेंगे। लेकिन इस पर ना हमारे मजहबी रहनुमा जो है सोचने के लिए तैयार हैं, ना हमारी जो है मजहबी जमातें जो है सोचने के लिए तैयार हैं। मजहबी जमातों का मामला ये है कि सब क्रेडिट लेने के लिए जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म को जो है इस्तेमाल करना चाहती हैं। कोई एक होकर मिल्लत के कॉज के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए, मिल्लत के नौजवानों को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कोई कोशिश नहीं है। हर कोई जो है काम करता है तो अपने जो है पार्टी का या जो है जमात का नाम लेकर उसको क्रेडिट दिलाने के लिए जो है काम करता है। आज के हालात में ज़रूरत इस बात की है कि मिल्लत, खुसूसी तौर पर मिल्लत पहचाने, अपने सियासी रहनुमाओं को पहचाने, अपने मजहबी रहनुमाओं को पहचाने कि कौन उनका खैरख़्वाह है, कौन इन्हें तरक्की दिला सकता है, कौन उन्हें हिम्मत वाला बना सकता है, कौन उनके अंदर जो है इत्तेहाद पैदा कर सकता है। पहचान कर जो है उनको सामने लाने की ज़रूरत है। ये मफाद परस्त रहनुमा, मफाद परस्त जो है लोग आपके पास आएंगे, जब ज़रूरत होगी तो आएंगे। मैं अवाम से अपील करता हूँ, कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि उन्हें जो है उनके भोलेपन को ना देखें, बल्कि उनके साजिशों को देखें, उनके दिलों के भेदों को जाने और उनको पहचान कर जो है एक बेहतर फ़ैसले पर आकर जो है मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए कोशिश करने की, हम तरक्की दिलाने की कोशिश करें। अभी एक अफसोसनाक बात ये भी है कि आज दुनिया जो है मीडिया पर डिपेंड है। दुनिया के कोने कोने की खबर जो है मीडिया देती है, लेकिन अफसोस की बात कि मीडिया भी जो है बिका हुआ है। ऐसे हालात में हमारे कम्युनिटी के अंदर कुछ नौजवान, कुछ लोग जो मुखलिस हैं और ये चाहते हैं कि अवाम के सामने सच्ची बातें आएँ, सही बातें आएँ, हकीकत आए, और उसके लिए उन्होंने क़दम उठाया है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कम्युनिटी जो है ऐसे मुखलिस, बासलाहियत, हिम्मत वाले और बेलौस काम करने वालों का सपोर्ट जो है नहीं करती। ज़रूरत इस बात की है कि कई चैनल्स हैं जो बेबाकी के साथ जो है काम करना चाहती हैं, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से बेचारे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है चल रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं कि पैसे लेकर जो है न्यूज़ को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेशतर, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ
कि जो है सलमारगा मीडिया है, और इसी तरह हमारा जो है इत्तेहाद न्यूज़ है। इत्तेहाद न्यूज़ के नौजवान जो इकबाल जकाती साहब जो है, बड़ी मेहनतें, कैसे कैसे मराहिल से उन्होंने जो है अपने आप को गुजारा है। एक तरफ पुलिस की ज़्यादती, दूसरी तरफ जो है ये फ़िरका परस्त ताकतों की ज़्यादती, तीसरी तरफ हमारे लोगों की जो है बेवफाई। आप देखिए, अगर हम इस तरह के मीडिया को और इस तरह के नौजवानों को सपोर्ट नहीं करेंगे और इनका साथ नहीं देंगे तो फिर हकीकत बताने वाला कोई नहीं होगा, सही बात बताने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे मीडिया को हम तलाश करें, ऐसे मीडिया को हम देखें, और जो भी बन सकता है अल्लाह के लिए, क्योंकि वो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, इखलास के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अल्लाह के लिए उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और उनकी मदद की कोशिश करें। आप देखिए, इत्तेहाद न्यूज़ को देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस बेबाकी के साथ, बेलौस तरीक़े पर जो है वो हालात का तज़किया करते हैं, हालात को बताते हैं, और हालात पर जो है काबू पाने के उनके जो है ज़राए बताते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम सपोर्ट ना करेंगे तो फिर जो है एक हमारी जो है बहुत बड़ी जो है नाकामी होगी, और हम इस मौके पर अगर इनका साथ नहीं देंगे तो फिर आने वाली नस्ल जो है हमें माफ़ नहीं करेगी। तो इसके लिए मीडिया की अहमियत को जानें। मीडिया आज के हालात में बहुत ज़रूरी है। भी मीडिया हो मुसलमानों की जो बेलौस काम कर रहे हैं और हकीकत पसंदाना तौर पर जो है काम कर रहे हैं, हकीकत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, सही बातों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मीडिया है उसको आप देखें, परखें, सुने और उनका साथ देने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे कम्युनिटी के लोग जो साहिब हैसियत हैं उनसे मेरी खुसूसन गुजारिश है, और उमूमी तौर पर जो है अवाम से गुजारिश है कि आप जो है इन्फाक के मामले में, जहाँ मस्जिद बनाने, मदरसे चलाने का जो है की बात सुनते हैं और करते हैं, वहीं आज के हालात में मीडिया को परवान चढ़ाने की बात भी जो है सोचें, और इनका साथ देंगे तो आप हकीकत से आशना होंगे, हकीकत को जानेंगे और हकीकत को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसी मीडिया के ज़रिए से मिल्लत के अंदर इत्तेहाद पैदा किया जा सकता है। हमारे सियासी रहनुमाइयों को जो है हम अपनी गिरफ्त में रख सकते हैं, मज़हबी रहनुमाइयों को अपने जो है सही बातों पर जो है उजागर कर सकते हैं, उनको जो है उधर उस रुख में ला सकते हैं। तो आज के हालात में ज़रूरत है कि हम ऐसे मीडिया को जो मेहनत करके हकीकत को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं उनका साथ दें, उनका ताउन करें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई ने कई सारे बातें कही। खैर, लोगों की दुआएं तो हमारे साथ हैं ही, उम्मीद करते हैं कि हमारा सपोर्ट भी करेंगे। और जैसे कि इरशाद भाई ने कहा कि जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें आज तमाम शोबों में घूम फिर कर मुसलमानों को, अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर डेमोक्रेसी के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में, क्योंकि अब हालात इस कदर तेज़ी से बदलते जा रहे हैं कि अब इस मुल्क को 2 साल में किस दिशा में ले जाया जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ख़तरनाक हालात से ये मुल्क गुजर रहा है। लेकिन अगर दलित, मुसलमान और अक़लियती तबका अगर एक हो जाता है तो कई सारी चीज़ों को बदल भी सकते हैं, उनके मंसूबों को नाकाम भी कर सकते हैं। आज ख़ास मेहमान जनाब इरशाद देसाई साहब हमारे यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।